सीज फायर के ऐलान के बाद जब शुक्रवार से सभी पक्ष बैठ करके बातचीत करेंगे तो उसके लिए एक माहौल बनाना होता है, एक एनवायरनमेंट चाहिए आपको जो पॉजिटिव हो और हर कोई अपना कुछ लूज करे, कुछ गेन करे और फिर बातचीत हो। ऐसे ही होता है आमतौर पे, लेकिन वो माहौल बनता दिख रहा है क्या थॉमस मैथ्यू साहब? लक्ष्मण जी थैंक यू। माहौल तो बन रहा है मेरे ख्याल में। मेरा कन्विक्शन है कि ईरान के पास ज़्यादा ऑप्शन तो अभी है ही नहीं, और अमेरिकन्स के पास अभी वो भी ऑप्शंस कम है क्योंकि डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। ट्रंप को सिर्फ एक ही चीज़ इन्फ्लुएंस कर सकता है, अमेरिकन पॉलिटिक्स। अभी ऑयल का प्राइस दैट इज पेट्रोल पर गैलन पिछले 2 महीने में इट इज इंक्रीज्ड बाय अबाउट 34-35%, अबाउट $2.4 से इट इज कम टू ऑलमोस्ट $4। नाउ ये इनका असर इन्फ्लेशन, दैट इज दिस विल इम्पैक्ट इन्फ्लेशन इम्पैक्ट करेगा तो मगा बेस को अफेक्ट करेगा। That is, these are the two realities. Now, ये realities बोलने के बाद I'll tell you something. मैंने ये आपका शो में बहुत बार ये बताया, अमेरिका का मिलिट्री पावर आप कंपेयर नहीं कर सकता। ट्रंप एक जंगिस खान जैसे लीडर है, उनको तो कोई मोरालिटी नहीं है, पावर कैसे इस्तेमाल करना, और ब्रूटल। इन्होंने क्या बोला, दैट वी विल बॉम्ब देम बैक टू स्टोन एज। ये 21st सेंचुरी में कोई बोलता है, डज एनी लीडर एवर टॉक लाइक दिस? नोबडी डज। बट पॉइंट यही है कि इनका मिलिट्री स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग है, विद इन 6 to 7 आवर्स उनका एंटायर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। आप इतना चीज, प्लीज रिमेंबर वन थिंग, दे हैव 13,000 एयरक्राफ्ट अलोन। ओके, ये रशिया और चाइना का उसे दोनों जोड़ने के बाद भी अनदर 40% ज्यादा है। आप अमेरिकन वो रेस्क्यू आप जरा देख लेना, 150 एयरक्राफ्ट एक आदमी को रेस्क्यू करने के लिए। अमेरिकन पावर इज ह्यूज, एंड जब यू हैव अ प्रेसिडेंट उनको कोई मोरालिटी नहीं है, कोई थॉमस मैथ्यू साहब, मैं इसको उल्टे तरीके से देख रहा हूं कि आपको एक पायलट को रेस्क्यू करने के लिए 150 एयरक्राफ्ट उतारने पड़ गए, तो ये तो आपकी कमजोरी है ना? बिल्कुल नहीं। ये प्लीज अंडरस्टैंड, वर्ल्ड हिस्ट्री में इस तरह रेस्क्यू तो कभी हुआ ही नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये हुआ है ऑलमोस्ट 320 किलोमीटर इनसाइड ईरान। इस्फहान में बोल रहा 150 एयरक्राफ्ट इस्फहान जाके रेस्क्यू करके वापस आए का मतलब, एंड नो लॉस। अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट तो डिस्ट्रॉय किया, दैट इज डिफरेंट। एक सोल्जर भी इंजर नहीं हुआ। और अमेरिकन का अमेरिकन आर्मी का एक प्रिंसिपल है, एक आदमी भी वो एनिमी टेरिटरी में नहीं छोड़ेगा। सो 150 एयरक्राफ्ट, और प्लीज आप जरा देख लेना, रात को उन्होंने उनका एलीट कमांडर फोर्स लैंड किया, एंड एक आदमी भी इंजर भी नहीं हुआ। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इनका प्लानिंग इज आप कह रहे हैं थॉमस साहब, आप कह रहे हैं कि ये जो सीज फायर हुआ है दरअसल ईरान ने मजबूरी में किया है, उसे पता था कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और इसी वजह से ट्रंप, चाहे ट्रंप के वॉर सेक्रेटरी कितने भी एग्रेसिव बयान क्यों न दें, ईरान सीज फायर से पीछे नहीं हटेगा। राइट? ना, पीछे नहीं हटेगा। That is by पीछे नहीं हटेगा। इनके पास में सिंपल क्वेश्चन आई आस्क यू। नहीं, लक्ष्मण जी आप बताइए, ईरान के क्या ऑप्शन है? आप ये बताइए, व्हाट ऑप्शन डू दे हैव? कि कितना दिन आप वो मिसाइल जो भी बाकी है वो डिस्चार्ज करेगा और या फायर करेगा, कितना दिन? उसके बाद क्या करोगे? प्लीज अंडरस्टैंड, 150 एयरक्राफ्ट वेंट इन एंड केम आउट मेनी टाइम्स, एंड एक एयरक्राफ्ट भी डाउन नहीं कर सका, हेलीकॉप्टर भी डाउन। ठीक है, कैपेसिटी नहीं है ना अमेरिकन के खिलाफ। दे दो कैपेसिटी। बिल्कुल, दरअसल हमारे पास 2 मेहमान हैं जो यूएस से जुड़े हुए हैं, अनुराग सिंह साहब हैं और आनंद आहूजा साहब हैं। आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा कमेंट मैं शिवकांत शर्मा साहब से ले लूं। शिवकांत शर्मा साहब, थॉमस मैथ्यू सर का आपने सुना बयान, उनका कहना है कि सीज फायर टिकेगा क्योंकि ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बैक ट्रैक कर नहीं सकता वो। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि अमेरिका के पास, ट्रंप के पास कौन सा ऑप्शन है?
दरअसल ये लड़ाई कोई जीता ही नहीं है, ये बहस ही बेमानी है कि लड़ाई कौन जीत गया है। दोनों की मजबूरियां हैं। ट्रंप की सबसे बड़ी मजबूरी ये है, जो कि खुद जो पहले वक्ता थे हमारे, उन्होंने स्पष्ट किया। अब भाई $5 प्रति गैलन, 4 नहीं $5 प्रति गैलन पिछले शुक्रवार को तेल का दाम था अमेरिका में। और तेल ही नहीं, तेल से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जुड़ी है। असल में पूरी दुनिया का नुकसान हुआ है, किसी की जीत नहीं हुई, पूरी दुनिया की हार है ये। पूरी दुनिया हार रही थी, अर्थव्यवस्था सारी डगमगा रही थी, उसका प्रेशर इतना भयंकर ट्रंप के ऊपर था। ट्रंप के ऊपर अपने घर की राजनीति का भी प्रेशर था, इसलिए उनके पास कोई चारा नहीं था। अब वो ये कह रहे हैं कि साहब हमने ये समझौता किया है, ये तो जेडी वांग साहब का स्टेटमेंट है, आपने दिखाया अभी, कि साहब वो होर्मुज खोलेंगे और हम युद्ध विराम करेंगे। अरे तो भाई युद्ध करने गए थे तो होर्मुज बंद हुआ था, होर्मुज तो खुला ही हुआ था उससे पहले। आपने, पुरानी कहावत है, रोज नमाज छुड़ाने गए थे रोजे गले पड़ गए। आप ईरान में सत्ता परिवर्तन करने गए थे, सत्ता परिवर्तन का मतलब ईरान में एक बेहतर परिवर्तन लाने गए थे। ऐसी सरकार या ऐसा प्रशासन जिससे खाड़ी के देश भी खुश रहे और बाकी दुनिया भी संतुष्ट रहे, खुश रहे, वो तो आप कर नहीं पाए। उल्टा आपने होर्मुज बंद करा दिया। होर्मुज बंद कराने से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, आर्थिक हाहाकार मच गया, तो आपके यहाँ भी हाहाकार मच गया। तो उससे पिंड छुड़ाने का और रास्ता क्या है? आप बातचीत के रास्ते पे लाएंगे ना। तो ये मजबूरी जितनी ट्रंप की थी उतनी ईरान की है, दोनों की मजबूरी है। और चीन ने थोड़ा सा इसमें समझदारी से काम किया है। चीन के पाकिस्तान तो एक फ्रंट है केवल। मुझे लगता है असली बात चीन ने मनवाई है ईरान से, वरना ईरान शायद इस युद्धबंदी के लिए तैयार ही नहीं होता। क्योंकि ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि साहब उनके पास इतनी ज्यादा सैनिक क्षमता है और ईरान के पास कुछ नहीं, ये तो ईरान को पहले दिन से पता था। अगर यही करना था तो ईरान पहले दिन ही हाथ खड़े कर श्रीकांत देता। सर, उसमें सपोर्टिंग फैक्ट यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो थैंक यू नोट डाला है अपने ट्विटर पे, एक्स पे, उसमें चीन का जिक्र किया है कि चीन ने भी हमें मदद की इस सीज फायर तक या मेडिएशन करने तक के लिए। चीन ने ही मदद की है, चीन के ही कहने पे ईरान माना है। पाकिस्तान की हैसियत क्या है? और दूसरी बात यह है कि जहां तक युद्ध विराम जो हुआ है, उस युद्ध विराम की गारंटी, आपने भूमिका में कहा गारंटी कौन देगा? अरे तो गारंटी देने वाले के पास भी तो कुछ हैसियत होनी चाहिए। और ट्रंप की जिस तरह की जो है वो नीति है, उसको देखते हुए क्या कोई ऐसी शक्ति इस वक्त दुनिया में है जो उनको मजबूर कर सके कि वो जो भी बात कहेंगे उससे मुकरेंगे नहीं? वो तो अगले दिन ही मुकर जाते हैं। तो इसलिए ये जो बिचौलियापन या यहाँ ये जो संकट है, इसमें मध्यस्थता करना ही अपने आप में बहुत बड़ा जोखिम है। और ये जोखिम पाकिस्तान ने उठाया, वो चीन की पाकिस्तान ने तो इसलिए उठाया क्योंकि पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अब मध्यस्थता अगर सफल हो जाएगी, सीज फायर हो जाएगा, तो कहने के लिए होगा जी देखिए हमने मध्यस्थता के लिए हम कितने बड़े शांति दूत बन के आ गए। क्योंकि छवि जो पाकिस्तान की बनी हुई, उस छवि को उतारने का एक बढ़िया उसका बढ़िया मौका था, उस मौके का इसने इस्तेमाल किया।